हेलो डियर कैंडिडेट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नो इट ऑल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज करंट अफेयर का डे 43 है। तो आइए बात करते हैं आज के करंट अफेयर की। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपके पास डेली अपडेट्स की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आइए स्टार्ट आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्था ने आयुर्वेदिक बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क और एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट विकसित किया है? डीआरडीओ, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी डैट या आईआईटी दिल्ली, आईआईएससी? तो इसका सही आंसर देखते हैं। पुणे स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी यानी डीआईएटी ने आयुर्वेदिक बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क और एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट विकसित किया है। इसके प्रौद्योगिकी के हस्ताक्षर के लिए जून 2020 में डाइट डीआईएटी और कोल्हापुर स्थित सिद्धेश्वर टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड के बीच हस्ताक्षर किए गए। इस कंपनी ने पहली आयुर्वेदिक बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क लॉन्च किया है जिसका नाम पवित्र पति रखा गया है। इसके अलावा कंपनी द्वारा विकसित एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट को औषधा तारा नाम भी दिया गया है। ये सूट मेडिकल अस्पतालों, निजी कंपनियों, एयरलाइंस और सरकारी एजेंसियों के लिए विकसित किए जा रहे हैं। इस सूट के लिए सुपर हाइड्रोफोबिक ब्रीदिंग, एंटी माइक्रोबियल, आराम महसूस कर पाने जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि इसका दूसरा नाम है औषधा तारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे। देखते हैं सवाल नंबर 2। हाल ही में किस राज्य ने मूल्य निगरानी एवं समाधान इकाई की स्थापना की है? तो इसके ऑप्शन हैं गुजरात, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु। देखते हैं इसका सही आंसर। हाल ही में कर्नाटक में मूल्य निगरानी एवं समाधान इकाई की स्थापना की गई है। ये इकाई नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी एनपीपीए तथा कर्नाटक स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के ने साथ मिलकर शुरू की है। पीएमआरयू मुख्य रूप से राज्य के सभी नागरिकों के लिए चिकित्सा सुविधा तक पहुंच बनाने में के लिए जिम्मेदार होगा। पीएमआरयू के बोर्ड गवर्नर्स में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रतिनिधि और अन्य हितकारी शामिल हैं। पीएमआरयूएस का प्राथमिक कार्य दवाओं की कीमतों पर निगरानी, दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और उपभोक्ता जागरूक बढ़ाने के एनपीपी की सहायता करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कर्नाटक। देखते हैं आज का सवाल नंबर 3। शिक्षकों और छात्रों के लिए वर्चुअल शिक्षा क्षेत्र में सीखने की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी ने नए शिक्षा उपकरणों की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, अमेजॉन। तो देखते हैं इसका सही आंसर इसके एक्सप्लेनेशन में। शिक्षकों और छात्रों के लिए वर्चुअल शिक्षा क्षेत्र में सीखने की सुविधा के लिए गूगल के नए शिक्षा उपकरणों की घोषणा की है। ये सुविधा गूगल के सभी प्रोडक्ट जैसे मीट, जी सूट और क्लासरूम के साथ उपलब्ध होगी। कुछ सुविधाओं को आने वाले महीनों में रोल आउट किया जाएगा जबकि अन्य इस वर्ष के अंत में उपलब्ध किए जाएंगे। गूगल अटेंडेंस ट्रैकिंग सुविधा के साथ साथ छात्रों को सवाल पूछने में मदद करने के लिए गूगल मीट में हैंड रेजिंग की सुविधा शुरू की जाएगी। गूगल का वर्चुअल क्लासरूम 10 भारतीय भाषाओं सहित कुल 54 भाषाओं को सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वर्चुअल शिक्षा क्षेत्र में, वो होगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि गूगल। देखते हैं आज का सवाल नंबर 4। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्वदेशीकरण के लिए सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस हैं रक्षा क्षेत्र, विदेश व्यापार क्षेत्र या कृषि क्षेत्र या स्मारक पुनरुद्धार क्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा रक्षा क्षेत्र। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में कि इसका सही आंसर क्या होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण के लिए सृजन पोर्टल लॉन्च किया है। इसे रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के अवसर के रूप में देखा जा रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता को न केवल घरेलू जरूरतों के रूप में पब्लिक यानी बल्कि निर्यात के नज़रिए भी देखने जरूरी है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में घरेलू रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा रक्षा क्षेत्र। जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं आज का सवाल नंबर 5। निम्नलिखित में से किस निकाय के सहयोग से गूगल ने बाढ़ पूर्वानुमान पहल यानी फ्लड फॉरकास्टिंग इनिशिएटिव प्रारंभ की है? केंद्र जल आयोग,
केंद्रीय बाढ़ प्रबंधन आयोग, राज्य जल आयोग या आपदा प्रबंधन आयोग। तो इसका सही आंसर होगा केंद्रीय जल आयोग। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। गूगल के साथ मिलकर केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ पूर्वानुमान की पहल शुरू की है। इस पहल से जनता को उस क्षेत्र की बाढ़ की स्थिति के बारे में कई अलर्ट भेजे जा सकते हैं। इसी की सहायता से लोग देश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के वर्तमान जल स्तर के बारे में जान सकते हैं। गूगल पहले से ही देश में बाढ़ से प्रभावित लोगों को सार्वजनिक अलर्ट भेज रहा है। फिलहाल ये अलर्ट हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली भाषा में भी भेजा जा रहा है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका गूगल, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो होगा आपका ए, केंद्रीय जल आयोग। देखते हैं आज का सवाल नंबर 6। बुंदेलखंड पर पठारी क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार की संरचना है? ऑप्शंस हैं धारवाड़, आर्कियन, कडप्पा या विंध्यन। तो इसका सही आंसर होगा आर्कियन। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र आर्कियन संरचना का हिस्सा माना जाता है। आर्कियन संरचना ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से निर्मित प्राचीनतम संरचना है। इसका विकास आधारभूत चट्टानों के रूप में होने के कारण प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश क्षेत्रों में यह नीचे के हिस्सों में मौजूद है। यह केवल दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र, बुंदेलखंड के पठार और अरावली पर्वतीय क्षेत्रों में सतह पर दिखाई देती है। आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्कियन। देखते हैं आज का सवाल नंबर 7। निम्नलिखित में से किस नदी को तिब्बत में सिंगी खम्बन के नाम से जाना जाता है? सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी या झेलम नदी। तो इसका सही आंसर होगा सिंधु नदी। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। सिंधु नदी को तिब्बत के सिंगी खम्बन या शेरमुख के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत की कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखरचू ग्लेशियर से होता है। यह नदी अपने उद्गम क्षेत्र से निकलने के बाद लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। देमचोक के पास भारत में प्रवेश करती है। सिंधु नदी की भारत में लंबाई 1114 किलोमीटर है, जबकि इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा सिंधु नदी, और सिंधु नदी को सिंगी खम्बन या शेरमुख के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी सिंधु नदी। देखते हैं आज का सवाल नंबर 8। अरुणोदय योजना का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, आसाम, उत्तराखंड या आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा आसाम। और देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। असम सरकार 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के माध्यम से असम में लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को आवश्यक खाद्य पदार्थों को खरीदने के लिए प्रति माह 830 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। ये असम में अपनी तरह की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना होगी। इस योजना के राज्य के प्रति विधानसभा क्षेत्र में 15 से 17 हज़ार परिवार लाभान्वित होंगे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आसाम सरकार। देखते हैं आज का सवाल नंबर 9। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तटों पर एक चक्रवाती तूफान से नुकसान पहुंचाया गया है। इसका नाम क्या है? अम्फान, मंगा, हीका या मोरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मंगा। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तटों पर हाल ही में मंगा नामक चक्रवाती तूफान ने नुकसान पहुंचाया है। अधिकारियों के अनुसार यह तीव्र तूफान था जिसमें हवा की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक थी। मंगा चक्रवात की उत्पत्ति दक्षिणी हिंद महासागर में बताई गई है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मंगा। देखते हैं आज का सवाल नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन। यूएन की आतंकवाद पर आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के किन राज्यों में आईएसआई के आतंकवादियों की पर्याप्त संख्या बताई गई है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु या असम से त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि केरल और कर्नाटक में आईएसआईएस आतंकवादियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रिपोर्ट का शीर्षक था रिपोर्ट ऑफ द एनालिटिकल सपोर्ट ऑफ सेंसेक्शन एंड मॉनिटरिंग टीम कंसर्निंग आईएसआईएस। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अलकायदा में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार से लगभग 150 से 200 आतंकवादी हैं। इस्लामिक स्टेट को इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के नाम से भी जाना जाता है।
संघीय एजेंसी ने बताया कि दक्षिण भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देने के उद्देश्य से अप्रैल 2019 में अल हिंद की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो। जय हिंद दोस्तों।